हेलो बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी में अब आगे चलते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट हो गया मॉड एक्स प्लस मॉड साइन एक्स। सेकेंड हो गया मॉड एक्स माइनस मॉड साइन एक्स। थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। फोर्थ हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस sin x for x less than 0 is equals to 2 sin inverse x for x lying between 0 and 1। ठीक है, पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। देखो mod x का ग्राफ कैसे बनेगा। फर्स्ट mod x का ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। दिस इज y बराबर मॉड एक्स, y बराबर मॉड साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाने के लिए बोला जाए तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, और जो हमारी थ्योरम 1 थी उससे अगर हम निकालेंगे तो f के ऊपर मॉड लगाने पे, अगर f कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, उसके ऊपर मॉड लगाने पे जो फंक्शन आएगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो हम चेक कैसे करते हैं। पहले एफ एक्स को 0 के बराबर किया, तो मतलब साइन एक्स को 0 रखा, तो x इज इक्वल टू एन पाई आ गया। अब x इज इक्वल टू एन पाई पे हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, कॉस एक्स आ गया। कॉस एक्स को कैलकुलेट किया एन पाई पे, तो पाई के मल्टीपल पे कॉस के लिए तो -1 आएगी या 1 आएगी, तो 0 नहीं आई। मतलब ये इन सब पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये। ठीक है, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू एन पाई and this is non-differentiable at x is equals to 0। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब हम चेक कैसे करेंगे। फर्स्ट की बात करते हैं, मॉड x प्लस मॉड साइन एक्स। अगर हमने x बराबर 0 लिया तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, इम्प्लाइज डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, इसलिए चेक। अगर x हमने n पाई लिया, ये ठीक है, एक्सेप्ट 0, क्योंकि इस 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस n पाई में 0 भी आएगा, तो 0 तो हमने ऊपर छोड़ दिया। 0 पे तो दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, तो समेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर हमने n पाई लिया तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा और ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसलिए टोटली नॉन डिफरेंशिएबल। तो मेरे को केवल 0 पे चेक करना है। ठीक है, अब 0 के आसपास अराउंड 0 एफ एक्स को हम ऐसे ले सकते हैं माइनस एक्स माइनस साइन एक्स एंड दिस इज एक्स प्लस साइन एक्स। अगर 0 से थोड़ा सा पहले होंगे, 0 से थोड़ा लेफ्ट पे हुआ तो x भी नेगेटिव होगा, साइन एक्स भी नेगेटिव होगा, तो मॉड हटाया तो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन वाले मेथड से हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्टिन्यूटी चेक किया, तो फॉर कॉन्टिन्यूटी, वैसे भी अगर मॉड है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, x भी कॉन्टिन्यूस है, मॉड x भी कॉन्टिन्यूस होगा। कोई फंक्शन अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो उसका मॉड भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो हम डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं एफ डैश 0 माइनस, इसको डिफरेंशिएट किया -1 माइनस कॉस एक्स और उसमें 0 रखा, तो यह आ जाएगा -2 एंड एफ डैश 0 प्लस, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस कॉस एक्स, उसमें 0 रखा तो आ जाएगा 2। ये दोनों वैल्यू मैच नहीं हुई, तो दिस इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। और नॉन डिफरेंशिएबल एन पाई पे तो था ही, 0 पे हमने अलग से चेक किया। यहाँ पे एन पाई में हमने 0 हटा दिया था,
अब जीरो भी हटाने की जरूरत नहीं है, हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल ही है एन पाई पे। तो दिस इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, जहाँ पे एन कोई भी इंटीजर है एक्सेप्ट एक्सेप्ट जीरो नहीं, यहाँ पे कोई भी इंटीजर, जीरो तो यहाँ से आई गया, वहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई ओनली, बाकी कहीं चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाले केस में ये ठीक है, सेकेंड केस में देखो मॉड एक्स माइनस साइन एक्स है, मॉड एक्स माइनस मॉड साइन एक्स है। तो एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई एंड एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब जीरो को छोड़ के, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो चेक, वही सेम लॉजिक जैसे ऊपर था, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। बस यहाँ पे क्या है, देखो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो मेरे को ये सब लिख लेना अपने आप। जीरो के अगर राइट में होंगे तो ये x माइनस साइन एक्स होगा, जीरो के अगर लेफ्ट में होंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, तो माइनस वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। उसमें x बराबर जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है। एंड एफ डैश जीरो प्लस विल बिकम वन माइनस कॉस एक्स, इसमें x बराबर जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा। तो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है। दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल टू एन पाई। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा इस पार्ट का, नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल टू एन पाई वेयर n इज एनी इंटीजर, ये ठीक है, बैरिंग जीरो, जीरो पे डिफरेंशिएबल है इस बार। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। थर्ड पार्ट इज मॉड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का जो ग्राफ है वो ये आएगा माइनस थ्री एंड थ्री। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट x बराबर प्लस माइनस थ्री। तो यूजिंग थ्योरम टू, डिफरेंशिएबिलिटी वाली थ्योरम टू यूज़ किया, उसमें क्या था कि अगर एक कॉन्टिन्यूस है डिफरेंशिएबल है, दूसरा कॉन्टिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, तो जो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाए तब तो वो पूरे को बचा लेगा, वरना नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की वैल्यू कभी जीरो होगी नहीं, ये ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव विल नॉट बी ज़ीरो, हैंस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। ये हो गया, बाकी कहीं कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दिस ओनली, और कहीं चेक ही नहीं करना। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या था, x प्लस साइन एक्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स बराबर x प्लस साइन एक्स अगर x लेस देन ज़ीरो है, और दिस इज टू साइन इनवर्स x अगर x जीरो और वन के बीच में। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। तो देखो x हमेशा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, साइन x हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो सोल्यूशन फॉर x लेस देन ज़ीरो, ये ठीक है, जीरो के लेफ्ट पे हैं, तो x प्लस साइन एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल विल बी
डिफरेंशिएबल। ठीक है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। 0 और 1 के बीच में साइन इनवर्स एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ये ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स विल बी डिफरेंशिएबल इन 0 से 1 बट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे बेसिकली क्या होता है, वर्टिकल टेंजेंट आता है साइन इनवर्स के ग्राफ में। अब 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो चेक एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, f0 माइनस बराबर यहीं से आएगा 0 प्लस 0 बराबर 0 एंड f0 प्लस हो या f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे लगा रखा है, दोनों वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो 2 साइन इनवर्स एक्स में कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा ही नहीं, भले x 0 की तरफ जाए भले x 0 हो, उसकी वैल्यू तो 0 होगी। सो दिस इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हमने डिफरेंशिएट किया सेपरेटली, तो x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स और 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने बताया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉस एक्स फॉर x लेस देन 0। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली 0 पे चेक कर रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो वो तो चेक करके ही बताएंगे ना कि 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। 0 पे अगर डिफरेंशिएबल होगा तभी f'0 का आंसर आएगा, वरना f'0 का आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब मैंने f' लिखा तो आई विल नॉट इंक्लूड 0। ठीक है, जैसे इसको डिफरेंशिएट करते लिखा, बेसिकली 1 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये अनडिफाइन हो जाएगा। 0 भी हमने इंक्लूड नहीं किया, जैसे यहाँ तो इंक्लूडेड है, एक पॉइंट पे थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। 0 हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 0 पे तो हम चेक ही कर रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो वो तो जब ये दोनों वैल्यू अगर बराबर आई तब हम बोलेंगे कि f'0 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज f'0 माइनस बराबर 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट में 1 प्लस कॉस एक्स में अगर हमने 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा 2। f'0 प्लस बराबर 2/√1 माइनस 0। दिस इज ऑल्सो 2। दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल्स टू 1 पे तो साइन इनवर्स की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल आया, तो बस वहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल ही है। बाकी सब जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक हमारे, 4। अच्छा, 5th पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, अगर ग्राफ बहुत ऑब्वियस है, ये ठीक है, बहुत ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो कॉर्नर आएगा ही आएगा, तब तो देखो हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कि चलो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। वरना मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के बाद हम ग्राफ बता पाएंगे कि वो स्मूथ होगा या कॉर्नर आएगा। मैक्सिमम केसेस में, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें थोड़ा सा शक लग रहा है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे प्रॉपर मेथड से, जैसे अभी हमने किया, ग्राफ से नहीं देखेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने गलत ग्राफ बना दिया। एक बच्चे को हो सकता है कॉर्नर दिखाई दे रहा हो, दूसरे को नहीं दिखाई दे रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया
कि एक हमने पैराबोला लिया यहाँ तक और इस पॉइंट के आगे एक लाइन बनाना है। अब एक बच्चा लाइन ऐसे बना दे, ठीक है, और दूसरा बच्चा हो सकता है कि लाइन ऐसे बनाए। अब जो ऐसे बनाएगा तो उसको तो कुछ दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पे कोई कॉर्नर वॉर्नर है, उसे तो लगेगा स्मूथली जा रहा है। जो ऐसे बनाएगा उसे लगेगा पहले ये था फिर एकदम ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कॉर्नर है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, इसी के लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी का एनालिसिस करना पड़ेगा, तब ग्राफ बनेगा। ऐसा नहीं कि हम ग्राफ बना लें और वहाँ पे हमें कॉर्नर दिखाई दे जाए तो हम बोल दें, ना दिखाई दे तो बोल दें कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने क्या बोला, मैक्सिमम केसेस में हमें ग्राफ से नहीं पता लगेगा, पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ बन सकता है। तो डू नॉट check differentiability after by making graph, ये ठीक है, as presence or absence of corner in the graph ये ठीक है, may depend how we are making it, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन कराया, एक था x प्लस साइन एक्स, ठीक है, एंड दिस वाज x लेस देन 0, और एक था दूसरा 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, दैट वाज x लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसे लिखा था हमने, हाँ, लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। x प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ है y बराबर x प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ये हमने लाइन खींचा y बराबर x, ठीक है, और इसके बाद वो ऐसे बनता है, ये ठीक है, ये ग्राफ है, y बराबर x हो गया। अब उसमें बेसिकली क्या होगा, जब साइन x पॉजिटिव होगा तो जैसे 0 से लेके π/2 तक, साइन पॉजिटिव है तो x के ऊपर आ जाएगा ग्राफ, सॉरी π/2 तक नहीं, पाई तक, फिर पाई से लेके 2π तक साइन एक्स नेगेटिव है तो x में से कुछ नेगेटिव जुड़ेगा तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, रफ ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। एंड y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये -1 to 1 हो गया, ये हो गया π/2 एंड ये हो गया -π/2, ऐसे होगा। तो अगर मेरे को f(x) का ग्राफ बनाना है तो 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ रखना है, ठीक है, और 0 से पहले ये ग्राफ रखना है, ये दोनों ग्राफ मर्ज करने हैं, मतलब इसका ये पोर्शन मिटा दिया, इसका ये पोर्शन मिटा दिया, फिर दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे इस ग्राफ की वजह से और इस ग्राफ की वजह से कॉर्नर आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे बना रहे हैं, ये ठीक है। एक बच्चा बनाएगा वो यहाँ से यहाँ पे ले गया, फिर जो उसने ये वाला ग्राफ चालू किया उसको कॉर्नर दिखा सकता है, मतलब एक बच्चा तो ऐसे बना सकता है कि जो ग्राफ है वो पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, मतलब इधर तो ऐसे ही जाता रहेगा, यहाँ से वो ऐसे बना सकता है तो उसे यहाँ पे कॉर्नर दिखाई देगा। दूसरा बच्चा स्मूथ भी बना सकता है कि यहाँ तक गया फिर यहीं से ऐसे आगे वाला ग्राफ चालू हो गया,
तो वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो इसी पे डिपेंड करेगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ऐसा ग्राफ बनेगा या फिर स्मूथ ग्राफ बनेगा। ठीक है, मान लिया ऐसे ही बना सकते हैं हम, ये 1 हो गया, ये 0, हमने सीधा सीधा स्मूथ बना दिया। सॉरी, ये ट्वाइस का रखा है तो पाई/2 नहीं, पाई आएगा, -पाई और ये पाई। हाँ, तो ये पाई तक चला गया ऊपर। तो यहाँ कॉर्नर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉर्नर दिखाई दे रहा है। इसी बात पे तो डिपेंड करेगा कि कॉर्नर आएगा या नहीं आएगा। तो बेसिकली जब हमने इसको चेक किया तो ये डिफरेंशिएबल था 0 पे, डिफरेंशिएबल एट 0, मतलब 0 पे कॉर्नर नहीं आएगा, स्मूथ ग्राफ बनेगा, मतलब इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ है, ठीक है, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ये 1 हो गया, ये 0, ये पाई, ये -पाई, फिर ये -2 पाई। तो ये हो गया y = fx का ग्राफ। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, तो जब तक बिल्कुल ऑब्वियस ना हो कि कॉर्नर आएगा ही आएगा, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि उसमें कॉर्नर आएगा या नहीं आएगा। तो ये थे हमारे कितना 5 पार्ट्स हो गए। अब चलते हैं आगे, 6th पार्ट, fx = मैक्सिमम ऑफ 1 - x² एंड mod x। बस यही क्वेश्चन है, fx = मैक्सिमम ऑफ 1 - x² एंड दिस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्यूशन, हमने क्या किया, जो भी दो ग्राफ दे रखे हैं, जैसे 1 - x² हो गया, वो ग्राफ बना लिया, ऐसे बनेगा। ये तो हो गया y = 1 - x²। जो भी ये डेफिनेशन है, y बराबर इसका ग्राफ एंड y बराबर इसका ग्राफ एंड y बराबर mod x, इसका ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये ग्राफ आ गया। अब अगर इसने मैक्सिमम लिखा है, तो मैक्सिमम का बेसिकली मतलब क्या है इसका, ये बोला कि x का कोई वैल्यू उठा के लाओ। मान लिया हम 1 उठा के लाए, हमने 1 रखा, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो 0 और 1 में बड़ा कौन सा वैल्यू है? 1। तो इसका वैल्यू 1 आएगा, जो भी इन दोनों में से बड़ा है। ठीक है, फिर मान लिया हमने x का वैल्यू लिया से 1/2, 1/2 यहाँ पे रखा, दिस विल गिव यू 3/4 एंड दिस विल गिव यू 1/2 ऑफ कोर्स। तो 3/4 और 1/2 में 3/4 बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू आएगा 3/4। तो कोई भी हमने x लिया, ये ठीक है, जैसे मान लिया ये मैंने x लिया, ठीक है, इसमें mod x के ऊपर कुछ वैल्यू आएगी एंड 1 - x² के ऊपर कुछ वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम अगर लिखा होगा तो इन दोनों में से जो पॉइंट ऊपर है वो लेना है। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, ऑफ कोर्स ये ऊपर है तो ये लेना है। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। ग्राफ कैसे बनाएंगे? सीधा सीधा है, दोनों के पहले तो इंडिविजुअल ग्राफ बना लिए, फिर जो ऊपर वाला ग्राफ है वो रख लिया, मतलब ये ग्राफ रख लिया हमने, ये ग्राफ रख लिया, बाकी मिटा दिया। अगर यहाँ पे मैक्सिमम की बजाय मिनिमम लिखा होता तो हम नीचे वाला एनवलप रखते, मतलब फिर हम ये वाला ग्राफ रखते, ये ग्राफ आता। तो अभी इस क्वेश्चन की वजह से ये हो गया y बराबर mod x। तो y बराबर fx का ग्राफ कैसे बनेगा? ये ठीक है, ऐसे
मतलब ये मिटा दिया, इतना ग्राफ रख लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होगा एंड ये पॉइंट क्या होगा, ये मान लिया पॉइंट ए है और ये बी है, तो फॉर ए एंड बी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स। ये सॉल्व कर लिया तो वैसे बोलते हैं सबको एक तरफ ले आए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसको भी मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मॉड एक्स बराबर -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मॉड एक्स बराबर √5 माइनस 1/2। तो दिस मिल इम्प्लाइज ये हो जाएगा √5 माइनस 1/2 और ये उसी का नेगेटिव हो जाएगा √5 माइनस 1/2 का नेगेटिव। अच्छा, अभी हमने जस्ट इससे पहले क्या एग्जाम्पल समझाया था कि इन जनरल हम ग्राफ बना के डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पे देखो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। इस पॉइंट पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आएँ तो दिख रहा है टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, नेगेटिव स्लोप है, और फिर सडनली इस पॉइंट के बाद एकदम पॉजिटिव स्लोप हो गया। यहाँ से तो डिक्रीज कर रहा था, फिर यहाँ से इंक्रीज करने लग गया। तो ये तो पक्का कॉर्नर है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर ये कॉर्नर है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड दैट इज दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे अभी तो हमने मना किया था ग्राफ से नहीं देखेंगे, बट वहाँ पे हमने एक ये भी क्लॉज जोड़ा था, क्या, डू नॉट चेक डिफरेंशिएबिलिटी बाय मेकिंग ग्राफ, ठीक है। ये ठीक है, इसमें चलो अब जोड़ लेते हैं अनटिल अनलेस इट इज टू ऑब्वियस। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा ही ऑब्वियस ना हो तब तक नहीं करेंगे। तो इस वाले केस में ये ऑब्वियस है, तो फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 माइनस 1/2 प्लस माइनस √5 माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा 6th। और लिख लेते हैं 7th f(x) इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्यूशन x रेज़ टू पावर n में, अच्छा यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज एनी रियल नंबर बोल देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं x², या चलो
मॉड एक्स की पावर एन लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसका मतलब क्या है कि अगर एक्स 0 के आसपास है, ठीक है, 0 के आसपास है, तो फिर ये डेफिनेशन यूज़ किया जाएगा, बाकी केवल x बराबर 0 पे ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। इस वाले केस में देखो ऐसा केस होगा, और अगर हम x की वैल्यू निकालें 0 पे, अगर x 0 की तरफ जा रहा होगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा। ये जो साइन वाला टर्म है ये बेसिकली फ्लक्चुएट करना चालू कर देगा, फ्लक्चुएट करना चालू कर देगा ये, क्योंकि अगर x 0 को जाएगा तो 1/x कहाँ जाएगा, इन्फानेट को। साइन का अगर आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी को जाएगा तो जो साइन की वैल्यू है वो तो ±1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। कभी भी ऐसे कुछ फ्लक्चुएटिंग जैसी चीज़ हो तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, रादर देन क्या बोलते हैं, रादर देन डिफरेंशिएशन वाला मेथड हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन, अगर x 0 नहीं है, ठीक है, तो मॉड x को भी 0 पे दिक्कत हो सकती है, बाकी कहीं तो कोई दिक्कत होगी नहीं, देन मॉड x रेज टू पावर n एंड साइन 1/x both will be continuous and differentiable. Hence fx will be differentiable. ठीक है, now at x is equals to 0, अब हम बात करते हैं x इज इक्वल्स टू 0 पे, f डैश 0 कितना आ जाएगा, डेफिनीशन से लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x माइनस a आता है, a का वैल्यू 0 लिख लिया तो x माइनस a ऊपर आ जाएगा fx माइनस fa, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, fx की जगह मॉड x की पावर n साइन 1/x माइनस 0 अपॉन x, ठीक है। अब देखो ये जो मॉड है अगर इसको मैंने हटाया तो कुछ प्लस माइनस करके बाहर आ जाएगा, और क्या है, ठीक है, या वैसे बोलते हैं इसको अगर मैंने मॉड में कन्वर्ट किया, इस x को मॉड x लिखा, तो या तो ये माइनस मॉड x हो जाएगा अगर x नेगेटिव होगा, या प्लस मॉड x आएगा, तो मतलब एक प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, हमने इसको मिला दिया, इसको मॉड x लिख दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस मॉड x। प्लस माइनस मॉड x कैसे लिख लिया, अगर LHL निकालेंगे x स्टैंडिंग टूवर्ड 0 माइनस तो माइनस मॉड x हो जाएगा, x स्टैंडिंग टूवर्ड 0 प्लस पे प्लस मॉड x हो जाएगा। कुछ भी हो उससे बेसिकली आगे चल के हमें पता लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मॉड x को अगर हमने ऊपर वाले के साथ क्लब किया तो इतना आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ गया, और एक प्लस माइनस एक्स्ट्रा जो आया वो बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हमने एनालिसिस किया, अब देखो x अगर 0 को जा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी को, 0 प्लस और 0 माइनस पे डिपेंड करेगा, ये पूरा कहाँ जाएगा, दिस विल फ्लक्चुएट बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, ये फ्लक्चुएट करेगा प्लस माइनस 1 के बीच में। ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि n क्या है। n को इंटीजर वगैरह नहीं बोला है, n रियल नंबर बोला है, तो रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड 0 भी हो सकता है। इसमें n-1 अपना बिहेवियर कब चेंज करेगा, 1 के अराउंड। कैसे, अगर n 1 से बड़ा होगा तब तो ये पॉजिटिव होगा, तब तो ये क्या करेगा, मॉड x को न्यूमरेटर में ही रखेगा ये। तो अगर n ग्रेटर देन 1 है, केस 3, ठीक है, तो n-1 ग्रेटर देन 0 होगा, मॉड x की पावर
कुछ पॉजिटिव नंबर आएगी और मॉड एक्स 0 को जा रहा है, तब तो ये वाला वैल्यू 0 को जा रहा होगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 हुई, केस 2, अगर n की वैल्यू 1 ली तो ये 1 - 1 0 हो गया, मॉड एक्स की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, केस 1, अगर n की वैल्यू 1 से छोटी हुई तब क्या होगा कि ये वाला जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू मान लिया 0.5 हुई तो ये हो गया मॉड एक्स रेज टू पावर -0.5, -0.5 का मतलब क्या डिनोमिनेटर में चला गया, और x 0 को जा रहा है तो मॉड एक्स 0 को जाएगा, तो अगर डिनोमिनेटर 0 को जाए तो ये कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट को। ठीक है, देखो अब 3 केस हो गए। अगर n का वैल्यू 1 से छोटा है, क्योंकि n का वैल्यू तो उसने बताया नहीं है, तो आंसर हमारा कंडीशनल होगा कि अगर n ये है तो आंसर ये, अगर n ये है तो आंसर ये, ऐसे कर। अगर n का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये इनफाइनाइट को जाएगा, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इन्फिनिटी इंटू -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएटिंग नंबर पूरा कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट को, प्लस माइनस इन्फिनिटी के बीच में फ्लक्चुएट करने लगेगा ये, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, अगर n 1 हुआ तो फिर ये 1 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, बट ये तो फिर भी फ्लक्चुएट कर रहा है प्लस माइनस 1 के बीच में, तो भी ये लिमिट नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ये लिमिट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, हैंस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, और अगर ये n 1 से बड़ा है तो ये 0 को जा रहा है, अगर ये 0 को जा रहा है तो 0 इंटू एनीथिंग फाइनाइट, ये फाइनाइट है, 0 इंटू एनीथिंग फाइनाइट विल बी 0, तब लिमिट 0 को एग्जिस्ट करेगा। ये ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू डज नॉट एग्जिस्ट एंड 0, ये सॉल्यूशन आएगा। दिस इम्प्लाइज fx will be non-differentiable only at x is equals to 0 if n is less than equals to 1। अगर n 1 हो या उससे छोटा हो तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ये ठीक है, एंड इफ n is greater than 1 then fx will be differentiable in R। केवल हमें 0 पे चेक करना था, और कहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे भी, तो और कहीं कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इतना ही सफिशिएंट है। तो आंसर ये आया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन, लेट fx satisfy mod fx minus mod fy less than equals to then prove that it is a constant function। Then prove that it is a constant function। Solution, fx minus fy का mod is less than equals to mod x minus y का क्यूब। इसमें हमने क्या किया, y की जगह x प्लस h रख दिया, तो mod fx माइनस f ऑफ x प्लस h इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ x प्लस h रख दिया तो यह आ जाएगा माइनस h का क्यूब।
ठीक है, सो दिस विल इम्प्लाई, अब हमने यहाँ से यहाँ पे क्या किया, मॉड एच से डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये मॉड इसका क्यूब तो मॉड एच क्यूब ही हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर वाइस तो ख़त्म हो जाएगा। एक मॉड एच से डिवाइड कर दिया, ऐसे इसको भी पलट सकते हैं, यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एच का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 निकाला, तो ये तो ऐसे हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और अगर एच 0 को जा रहा है तो ये तो हमारे डेरिवेटिव का डेफिनेशन हो गया, एफ डैश ए को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच का मॉड विल बी लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो मॉड ऑफ समथिंग लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, तो मॉड एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, ये बाई डेफिनेशन मॉड एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, अब मॉड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो उसका मतलब क्या है कि मॉड एफ डैश एक्स 0 ही हो सकता है, विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स 0 ही हो सकता है, विच इम्प्लाइज, क्योंकि लेस देन 0 मॉड थोड़ा हो जाएगा, एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, उसका मतलब क्या कि एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है, चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा बराबर ही आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, लेट ए 3,5 is a point on y is equals to fx at which slope of tangent is 4. Then find following limits given y is equals to या ऐसे करते हैं, at which tangent drawn makes angle tan inverse 2 makes angle tan inverse 2 with positive direction of x-axis, then evaluate first limit x is tending towards 3, second limit x is tending towards 3
एक्स एफ स्क्वायर एक्स -75 अपॉन साइन एक्स माइनस 3। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो पॉइंट ए है वो कितना है 3,5। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि एफ ऑफ 3 कितना है 5। दूसरा, टेंजेंट ड्रॉन मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 2। तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो 2 हो गया। अगर एंगल tan इनवर्स 2 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2, वही टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो टेंजेंट का स्लोप जो है वो f'3 होता है, वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, दैट विल बी 2। इतना गिवन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 3 f(x -5 अपॉन एक्स स्क्वायर -9। अब देखो ये लिमिट है, तो जो लिमिट की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं एज इट इज़। मतलब हम पहले ये देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। अगर x 3 को जा रहा है तो ये f ऑफ 3 को जाएगा। f ऑफ 3 कितना है 5, तो ये 5 - 5 0 को जा रहा है, और ये 9 - 9 0 को जा रहा है। अगर ये 0/0 का फॉर्म है तो LH रूल लगाया हमने धड़ल्ले से। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 3, डिफ्रेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2x। अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बचा। अगर x 3 को जा रहा है तो हमने जाने दिया f'3 अपॉन 6। f'3 कितना है 2, तो ये हो गया 2/6 विच इज़ 1/3। एक तो यही आंसर हो गया। दूसरा क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 3 x इंटू एफ स्क्वायर एक्स -75 अपॉन साइन एक्स -3। अगेन x अगर 3 को जाएगा, ये 3 को जाएगा। f ऑफ 3 कितना था 5, तो ये 25 इंटू 3 75 -75 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है। तो फिर हमने इसमें LH रूल लगाया, तो दैट विल गिव यू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 3 x का डेरिवेटिव 1 इंटू एफ स्क्वायर एक्स प्लस x इंटू 2f(x) इंटू f'(x). चेन रूल से ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई साइन x -3 को डिफ्रेंशिएट किया तो cos x -3 विच इज़ इक्वल्स टू। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गई। अगर x 3 को जा रहा है तो हमने 3 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में f² 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू f3 इंटू f'3 होल डिवाइडेड बाई cos 0 इज़ 1। अब f ऑफ 3 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू f'3 इज़ 2। तो ये 10 हो गया, 6 और 10 60 और 85। ये हमारा आंसर हो गया। यही आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फंक्शनल रूल। ठीक है, फंक्शनल रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि जैसे 3x मान लिया एक फंक्शन है f(x). अब 3x की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेगा ये फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3x प्लस वाई, तो ये 3x इंटू 3y के बराबर होगा।
ये हमें पता है बचपन से ही। तो अगर मैं 3 को fx बोलूँ तो उसका मतलब क्या है कि 3 की जो भी पावर में लिखा है वो f का आर्ग्यूमेंट है। इस लॉजिक से 3 की पावर में यहाँ x प्लस वाई लिखा है तो ये f ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, ये fx हो जाएगा और ये fy हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस फंक्शन को छुपा लें और हम केवल ये लिख दें कि f ऑफ x प्लस वाई बराबर fx इंटू एफ वाई। मतलब वी आर गिविंग यू दिस फंक्शनल रूल। ये ठीक है। तो हम फंक्शन नाम बता के हम ऐसे बोलेंगे कि देयर इज़ ए फंक्शन fx विच सेटिस्फाई दिस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। फिर आगे जो भी क्वेश्चन दे रखा हो, उसने fx मांगा हो या फिर f की वैल्यू कहीं मांगी हो एंड सो ऑन। अगर मान लिया f की कहीं वैल्यू मांगा है, मान लिया उसने बोला कि एक फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और क्या बोलते हैं f ऑफ 2 की वैल्यू इतनी है तो f ऑफ 5 की वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हम विदाउट फंक्शन निकाले, इसी रूल को हम बार बार यूज़ करें। मान लिया x और y की जगह हमने 1 1 रखा तो यहाँ f ऑफ 2 आ गया और यहाँ f1 आ गया। तो ऐसे करने से f ऑफ 1 की वैल्यू निकल आई। फिर हमने इसमें x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा। ये ठीक है। और तो ये f ऑफ 3 हो गया, ये f ऑफ 2 और f ऑफ 1 हो गया, वहाँ से कुछ वैल्यू निकल आई एंड सो ऑन। मतलब ऐसे करके हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे करके हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो हम पहले एक क्वेश्चन यही कर लेते हैं। जब ये क्वेश्चन बन गया तो क्वेश्चन 1, लेट फंक्शन fx सेटिस्फाई f ऑफ x प्लस वाई बराबर fx इंटू एफ वाई फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R and if f of 2 is equals to 4 then find f of 5। ठीक है। एक तो देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक तो थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है और एक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का मतलब तो क्या है, अगर ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी में आया इंटीजर टाइप में तो उसका मतलब क्या है कि इंटीजर में मेरे को f ऑफ 5 की वैल्यू भरनी पड़ेगी कि f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है। तो अगर उसने बोला कि f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो फिर मेरे को मतलब उसका मतलब क्या है, अगर उसने f ऑफ 5 की वैल्यू पूछी तो ऑफकोर्स f ऑफ 5 की वैल्यू यूनिक आ रही होगी, एक ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर बाई चांस हमने कुछ तुक्का लगाया, मतलब मैंने देखा कि ये वाला जो डेफिनेशन है f ऑफ x प्लस 5 बराबर fx इंटू f5, ये तो एक्सपोनेंशियल टाइप डेफिनेशन है। ये ठीक है, 2 रेज़ टू पावर x हो, 3 रेज़ टू पावर x हो, e रेज़ टू पावर x हो, इस तरह के फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से एक फंक्शन मैंने अज्यूम कर लिया जो इन सब को सेटिस्फाई कर रहा हो, जितनी भी कंडीशन दे रखा है। मान ली मैंने 3 रेज़ टू पावर x अज्यूम किया तो 3 रेज़ टू पावर x इसको तो सेटिस्फाई करेगा। 3 रेज़ टू पावर x प्लस वाई विल बी 3 रेज़ टू पावर x इंटू 3 रेज़ टू पावर वाई, बट वो यहाँ फेल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 4 नहीं होता, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 रेज़ टू पावर x अज्यूम कर लिया हमने। अगर 2 रेज़ टू पावर x अज्यूम कर लिया तो वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 रेज़ टू पावर x के साथ हमारी वैल्यू कितनी आएगी f ऑफ 5 की। 2 रेज़ टू पावर x में अगर मैंने x के लिए 5 रखा तो कितना आ जाएगा, 32। तो अगर आंसर यूनिक है तो आंसर 32 ही आना चाहिए, चाहे और कोई फंक्शन हो, और कोई भी फंक्शन मान लिया सेटिस्फाई कर रहा हो, तो आंसर तो 32 ही आना चाहिए, तभी तो आईआईटी मार्क्स देगा। ठीक है। ये देखो कहीं कहीं चल जाएगा, जैसे यहाँ चल जाएगा। अगर मान लिया 4 ऑप्शंस लिखे होते, ठीक है, तो ऑप्शंस को हम रिजेक्ट तो कर सकते हैं ऐसे फंक्शन अज्यूम करके। मान लिया उसने कुछ बोला कि दे दिस, फिर उसने कोई स्टेटमेंट दिया, जो भी उसने क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दिया उन इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करने वाला मैंने अगर कोई फंक्शन सोच लिया, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ऑप्शन ए ट्राई किया और वो गलत हो गया ऑप्शन ए, तो पक्की बात है कि ऑप्शन ए गलत है। ठीक है। बट फिर हमने ऑप्शन बी ट्राई किया, ऑप्शन बी मान लिया फिट बैठ गया, जो बी में स्टेटमेंट लिखा है और जो मैंने फंक्शन अज्यूम किया है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट डज नॉट मीन
कि मैंने जो अज्यूम किया है वो सही किया है, क्योंकि हो सकता है जो मैंने फंक्शन अज्यूम किया है दैट इज वन ऑफ मैनी फंक्शन विच विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। ऐसा तो हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करने वाले और भी फंक्शन हो, और जो फंक्शन मैंने अज्यूम किया उस पर वो स्टेटमेंट बाई चांस सही हो रहा हो और किसी पे सही ना नहीं हो रहा हो। ठीक है, गलत का तो हम बोल सकते हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर एक बार भी फेल हो जाए तो उसको गलत ही बोलते हैं, सही का नहीं बोल सकते। अगर कोई स्टेटमेंट मान लिया 100 बार सही हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं कि 101वीं बार भी वो सही ही होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस तरह का, तो भी हम ऑप्शंस बाई चांस एलिमिनेट कर दिए, हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 3 गलत हो गए, तब जो सही है वो तो सही है ही, फिर तो वो सही हो गया, तो वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। नटशेल में मैंने क्या बोला कि अगर मल्टी चॉइस क्वेश्चन है तो फिर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन अज्यूम करके ऑप्शंस को थ्योरेटिकली रिजेक्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो एक पर्टिकुलर फंक्शन अज्यूम करने का मतलब क्या है कि आई एम टेकिंग पर्टिकुलर केस, या तो हम प्रूव करें किसी भी तरीके से मैथमेटिकल तरीके से कि केवल यही आंसर आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर मैंने कोई फंक्शन अज्यूम किया है तो वहाँ से हम जो फंक्शन अज्यूम किया है ऑफकोर्स वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अगर मैंने मान लिया यहाँ से फंक्शन अज्यूम कर लूँ मैं 3x और इसकी तरफ देखे ही ना तो गड़बड़ हो गया ना, 3x तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। 2x हो सकता है, 2x एक ऐसा फंक्शन होगा जो इस क्वेश्चन में जितनी भी कंडीशन दी है सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2x से हम एक तो ऑप्शंस रिजेक्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर तीन ऑप्शंस जो हैं वो 3 ऑप्शंस अगर मान लिया रिजेक्ट हो गए तो एक जो बचा होगा वो सेलेक्ट हो गया होगा। ठीक है, अच्छा ये जो फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं इनमें यूजुअली काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन बनाते समय, तो मैं नहीं जो क्वेश्चन बना रहा है, तो इनमें बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत बन जाते हैं। ठीक है, उसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट नहीं है, 2 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और मैथमेटिकली करेक्ट मेथड से, ऐसा हो सकता है इसका फंक्शन अलग आ जाए इसका अलग आ जाए। अगर इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट नहीं है तो ऐसा IIT में 1-2 बार हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑप्शन जो क्वेश्चन होगा वो अपने आप बोनस हो जाएगा, तो मेरे को जानने की ज़रूरत ही नहीं। सही, मतलब अगर मेरा एक फंक्शन मान के काम चल रहा है तो वो चलेगा। तो इस वाले केस में इफ़ आंसर इज़ यूनिक, मेथड 1, ठीक है, इफ़ आंसर इज़ यूनिक then it must be same for all possible choice of functions of solution functions। मतलब जो सोल्यूशन में फंक्शन आ रहा है उसमें से कोई फंक्शन उठा लो सेम ही होना चाहिए। दिस इज बेसिकली एग्ज़ाम शॉर्टकट। अब देखो एक बार मैं दोबारा याद दिला दूँ कि हम एक फंक्शन मान के थ्योरेटिकली मैथमेटिकली एक ऑप्शन को रिजेक्ट तो कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे 4 ऑप्शन लिखा है A B C D और A ऑप्शन में मान लिया ये लिखा होता है कि F532 है, मान लिया ये इंटीजर टाइप ना होके या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ना होके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, और A ऑप्शन में लिखा होता है कि F(2) 32 होगा, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सही है, क्योंकि हो सकता है कि हमने जो फंक्शन एज्यूम किया उसी के लिए 32 आ रहा हो, बाकी और भी इस क्वेश्चन के आंसर हों उन पे फेल हो जाए। बट अगर ऑप्शन 1 में उसने लिखा कि F(2) 31 है तो वो पक्की है बात है कि वो गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर वो F(2) 31 है तो वो सभी फंक्शंस के लिए होना चाहिए जो भी फंक्शन आंसर में आ रहा है। तो हमारे पे अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, तो हम रिजेक्ट तो कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे करोगे देखो होशियार बनने के चक्कर में क्वेश्चन गलत भी करके आ सकते हैं। जैसे इसी को मैं ऑब्जेक्टिव बना दूँ, A ऑप्शन में लिख दूँ कि F(2) 32 है, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है सही मान के आ जाएँ। ठीक है, और बाई चांस अगर वो सही आंसर है तो फिर चल जाएगा तुक्का, बट कहीं कहीं फेल भी हो जाएगा। तो ये मैं वार्न कर दूं
यहाँ पे तो उसने केवल f5 की वैल्यू बोली है, और अगर वो यूनिक आंसर है, क्योंकि इंटीजर तो हमें आंसर भरना होता है ना, तो वो तो एक ही आंसर आएगा सबके लिए, सब बच्चों के लिए एक ही होगा, तो यहाँ ये चल जाएगा। ठीक है, हैंस अज्यूम fx बराबर 2⁻x। अब 2⁻x ही क्यों अज्यूम किया, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इम्प्लाइज कि f5 इज 2⁻5 बराबर 32। यही आंसर हो गया। ठीक है, अब आया हमारा मेथड 2। ये प्रोसीजरल है। f(x + y) कितना है, f(x) × f(y). तो हमने इसमें क्या किया, x की जगह और y की जगह 1 रखा, तो ये 1 + 1 2 हो गया, और ये कितना हो गया, f1। तो दिस इम्प्लाइज f(2) की वैल्यू कितनी होती है, 4 बराबर f(1) का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई f(1) बराबर कितना हो जाएगा, या तो ±2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज f(1) बराबर 2 और -2। f(1) बराबर 2 और -2। हाँ, अब आगे चलते हैं। f(x + y) बराबर f(x) × f(y) है। तो इसमें हमने क्या किया, x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, f(3) और f1 × f2। f1 कितना हो गया, अगर मैंने 2 वैल्यू लिया, 2, और f(2) कितना था, 4, तो ये कितना हो गया, 8। सही है, मतलब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि y की जगह 1 रख दिया। ठीक है, तो f(x + 1) बराबर आ गया f(x) × f(1). ठीक है, अब हमने इसमें f(x + 1) बराबर f1 की वैल्यू अगर हमने 2 यूज़ किया तो 2f(x) आ जाएगा। ठीक है, तो x पे जो वैल्यू है उसी की डबल वैल्यू x + 1 पे है, इसने ये बोला, तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें x = हमने 2 रखा, तो f(3) कितना हो जाएगा, 2 × f(2) 4, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हमने x = 3 रखा, तो f(4) कितना हो जाएगा, 2f(3), मतलब उसका डबल, तो 8 का डबल कितना हो गया, 16। फिर हमने इसमें x बराबर कितना रखा, 4, तो ये हो जाएगा f(5) बराबर 2 × f(4), f(4) कितना है, 16, तो ये आ गया 32। तो यही वैल्यू आ गया f(5) = 32। सही है, f(5) = 32। ठीक है, अब
ये -2 को हटाने के लिए हम क्या बोल देते हैं क्वेश्चन में, गिवन f(x) टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। ये मान लें क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मान लें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन ही दे रखी है। हाँ, तो सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि फंक्शनल रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, फंक्शन रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसे कुछ होगा कि इसमें फंक्शन रूल दे रखा होगा, फंक्शन बताने रखा होगा, एफ ऑफ समथिंग पूछा होगा, एफ ऑफ समथिंग दे रखा होगा, ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। उसके बाद देखो अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं फंक्शन रूल से रिलेटेड। एक टाइप का क्वेश्चन तो हमने अभी पढ़ाया कि हमें फंक्शन जानने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने एक वैल्यू दे दिया और दूसरा वैल्यू पूछा, हमने लगातार कुछ कुछ सब्स्टिट्यूट किया और फिर वो जो वैल्यू जैसे f(5) था वो निकल आया। अच्छा, फंक्शनल रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, दीज आर सपोज टू बी टफ, ये ठीक है, दिस इज टफ टॉपिक इन जनरल। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कैसे क्लिक करेगा कि ये रखना है, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। फंक्शनल रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली दिस इज द टॉपिक ऑफ ओलंपियाड, ये ठीक, ओलंपियाड में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। IIT JEE में यूजली बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, और प्रोसीजरल क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन प्रोसीजर वाले के एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करो तो आ जाएगा, अदरवाइज इसमें टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बनते हैं खूब। तो हम भी एक लेवल तक ही क्वेश्चन करेंगे, और ये मैंने पर्टिकुलरली इसलिए बोला क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि हम कोई भी बुक से उठा के हम फंक्शन रिलेशन वाले क्वेश्चन करने लग जाएं, वो बहुत टफ भी हो सकता है, ये ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन भी हो सकता है वो, कि हमें उसका सोल्यूशन भी पढ़ लेना पड़ेगा, ये बोला क्या इसने, कैसे हो गया ये सब, ठीक है। बट IIT JEE में हमें उतने टफनेस में जाने की जरूरत नहीं है, तो रैंडम क्वेश्चन नहीं करना है, कहने का मतलब ये, जो क्वेश्चन शीट वगैरह में दिया जाए वही करना है। तो अब इसमें भी कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो टाइप 1 वाले क्वेश्चन तो ये हो गए, हैविंग सिंगल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट f(x) satisfy f(x) plus twice of f(1 minus x) बराबर x² plus 3 for all x belonging to R, then find f(x)। तो ऐसा जो क्वेश्चन है जिसमें देखो दो f के टर्म है, एक ये f(x) हो गया, एक ये f हो गया, दोनों के अंदर वेरिएबल है x² plus 3, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बट पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है x। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें x और y दो थे, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो हम क्या करते हैं, ये जो दो f के टर्म है हम इनको पलटने की कोशिश करते हैं। अब दिस इज ऑलवेज टू, x की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर ये सही है तो ऑफ कोर्स ये भी सही है, f(y) plus 2f(1 minus y) बराबर y² plus 3। वेरिएबल के नाम में x की जगह कुछ y में रख दूं तो कोई फ़र्क थोड़ा पड़ता है, ठीक है, दे आर द सेम थिंग। इसमें मान लिया हम x की जगह y plus 1 रख दें फॉर एग्जांपल, ठीक है, या मैं 2y plus 1 रख दूं मान लिया, तो ये हो जाएगा f(2y plus 1) plus twice of f(1 minus x) की जगह रख दिया 2y plus 1 बराबर 2y plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये सही है, ये भी सही है। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला कि x के कोई वेरिएबल रख दो, एक ही बात है, वैसे यहाँ पे भी y की जगह कोई वेरिएबल रख दो, एक ही बात है। अगर ये सही है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, तो y की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। अब मान लिया मैंने वापस x रख दिया, ठीक है, ये -2x बराबर 2x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी सही है।
अब ऐसा बोलने में किसी बच्चे को ये लग सकता है कि हमने यहाँ पे x की जगह 2x+1 कैसे रख दिया, तो वो इसी लॉजिक से रख दिया। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं x की जगह x का ही कोई भी एक्सप्रेशन रख सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बच्चा बोले कि हमने x की जगह 2x+1 रख दिया, फिर बोले कि x कट गया तो x -1 हो गया, तो केवल -1 के लिए सही है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल x। और अगर ये समझने में दिक्कत है तो हम उसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, पहले y के टर्म्स में रख लो, फिर y की जगह वेरिएबल का नाम कुछ भी बोल दिया, तो वेरिएबल का नाम मैंने x बोल दिया, तो इसलिए ये सही है। ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब हम x की जगह कुछ रखेंगे तो हम x के टर्म्स में ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व करने बैठ जाएं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर दो f के टर्म हैं, एक ही वेरिएबल है x, तो हम उन दोनों टर्म्स को कुछ भी सब्स्टिट्यूट ऐसा करेंगे कि वो टर्म पलट जाए। तो यहाँ बहुत आसान है, यहाँ इस x की जगह आई वॉन्ट 1 - x, तो हमने क्या किया, पुराने x की जगह 1 - x रख दिया। ठीक है, तो इस x की जगह 1 - x रख दिया, ट्वाइस f ऑफ 1 इस x की जगह 1 - x रख दिया, इस x की जगह 1 - x रख दिया, ये हो गया। तो ये हो गया f ऑफ 1 - x प्लस 2fx बराबर, इसको ऐसे लिख लो x - 1 ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अब ये देखो आसान क्वेश्चन है, तो इसमें बेसिकली क्या किया कि जब हमने इस x की जगह ये जनरेट किया तो इसकी जगह ये जनरेट अपने आप हो गया, मतलब पलट गए ऐसे। कभी कभी ऐसे हो सकता है यहाँ पे मैंने ये वाला आर्ग्यूमेंट रखा और यहाँ कोई नया ही आर्ग्यूमेंट आ गया, तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये क्यों रखा, ताकि जो नया इक्वेशन आए और जो ये इक्वेशन आए उसके बीच में हम कुछ कनेक्शन निकाल पाएँ, उसको कुछ मैनिपुलेट कर पाएँ। तो अभी तो ये बहुत ईजी है, मेरे को f ऑफ 1 - x को हटाना है, तो हमने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और पहले को घटा दिया, तो 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज 2 इससे मल्टीप्लाई करके घटाया, ये चला गया, 2 दूनी 4 में से 1 गया, तो 3fx बराबर इसका डबल ट्वाइस ऑफ x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस x² प्लस 3, ये आ गया। तो यहाँ से fx कितना आ जाएगा, देखो x² कितना होगा, यहाँ से 2x² और यहाँ से 1x², तो केवल x² आएगा, तो 1/3x²। x कितना आएगा, यहाँ से -2 और 2 -4 हो गया, तो -4/3x², सॉरी x² नहीं x। फिर कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ से 1, 3 और 1 4 का डबल, 8 में से 3 गया 5/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन 2, फाइंड fx इफ इट satisfy 2fx प्लस 3f ऑफ 1/x बराबर x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस 0। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, फिर वही 2fx प्लस 3f ऑफ 1/x बराबर x प्लस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हमने क्या किया, x की जगह 1/x रख दिया, तो x की जगह 1/x का रखने से ये दोनों f के टर्म पलट जाएंगे, ये हो जाएगा 2f ऑफ 1/x प्लस 3fx बराबर 1/x प्लस 1, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे को f ऑफ 1/x हटाना है, ये वाला टर्म हटाना है, तो हम ऐसा करें 2 टाइम्स पहला इक्वेशन, या ऐसे करते हैं कि 3 टाइम्स दूसरा इक्वेशन, 3 टाइम्स दूसरा इक्वेशन माइनस
2 टाइम्स पहला इक्वेशन इम्प्लाइज, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, तो ये 5f(x) बचा। ठीक है, 3 टाइम्स दिस, तो 3/x माइनस 2x, और 3 में से 2 गया 1, ये बचा। यही आंसर आ गया बस हमारा। f(x) बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2x² प्लस x होल डिवाइडेड बाई 5x। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो हमने क्या बोला था, इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया जाए। उसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये f(x) आया, अब मैं इसको ले जाके यहाँ पे रख के चेक करूँ, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हो सकता है कि ये दोनों बराबर ही ना आए। कंसिस्टेंट होगा तो जैसे f(x) मैंने उठा के रखा, फिर इसी में x की जगह 1/x रखा, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो कट पिट के x+1 आना चाहिए। अगर वो x+1 नहीं आया, ठीक है, अगर वो x+1 नहीं आया तो मतलब इनकंसिस्टेंट है, फिर आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो सच f(x), देयर इज नो सच f(x). ठीक है, बट अगर उसने ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमने तो बस ये निकाल के छोड़ दिया। अगर मान लिया इनकंसिस्टेंट होगा तो सबको जब बोनस मिलेगा तो हमें ही मिल जाएगा, हम क्यों फालतू चेक करके अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, ऑप्शन से देख के भी मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को वेरीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऑप्शंस में मान लिया एक ऑप्शन यही हो कि देयर इज़ नो सच f(x), तो फिर तो मेरे को वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं जो मैंने निकाला वो गड़बड़ निकाला है, वो इनकंसिस्टेंट हो। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि इस डेफिनेशन से हम यहीं पे f(x) सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मेरे को f(x) पता है तो f(1/x) भी पता है, तो दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि आया या नहीं आया। ठीक है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन तुम अपने आप और करना, लेट f ऑफ साइन थीटा प्लस 2f ऑफ कॉस थीटा बराबर tan² थीटा प्लस 5। ठीक है, देन फाइंड f ऑफ 1/7। मान लें क्वेश्चन ये है, चलो हम कर ही देते हैं, sin 2 tan² प्लस 5। तो सॉल्यूशन f ऑफ साइन थीटा प्लस 2f ऑफ कॉस थीटा बराबर tan² थीटा प्लस 5, और हमें क्या चाहिए, f ऑफ 1/7 चाहिए था क्या। हाँ, तो देखो ये भी वही है, f के 2 टर्म दे रखे हैं, आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। इसमें हमने क्या किया, थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा रख दिया, तो दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट फ्लिप हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, ये cot² थीटा हो जाएगा प्लस 5। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे को साइन कॉस में से किसी भी एक को हटा सकते हैं। मान लिया मेरे को कॉस हटाना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3f ऑफ साइन थीटा बराबर 2 cot² थीटा माइनस tan² थीटा प्लस 5। ये आ गया हमारे पास रिलेशन। ठीक है, अब इसको एक बार और ऐसे लिख दिया, 3f ऑफ साइन थीटा। क्या हम राइट हैंड साइड को साइन थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल, 2 इंटू cot² होता है cos² अपॉन sin² थीटा, तो cot² को आई कैन राइट डाउन 1 माइनस cot² cos² अपॉन sin², cos² को ऐसे लिख दिया। ठीक है, माइनस इसमें sin² अपॉन cos², तो 1 माइनस sin² थीटा प्लस 5, ऐसे लिख दिया।
अब देखो साइन थीटा की रेंज कितनी होती है, -1 से 1, तो 1/7 तो उसी के बीच में आएगा। अगर देखो ये बोलता है कि f(2) निकालो, फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 2 तो फिर मतलब बोलता ही नहीं, गड़बड़ क्या होता है, फिर होता ही नहीं। तो साइन थीटा की रेंज -1 और 1 के बीच में है, इसलिए चल जाएगा। तो अब हमने क्या किया, साइन थीटा की जगह 1/7 रख दिया, तो ये 1/7 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 1/49 अपॉन 1/49 माइनस 1/49 अपॉन 1 माइनस 1/49 प्लस 5। तो दिस इज़ 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 48 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/48 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया 96 प्लस 5 इज़ 101 माइनस 48, तो ये हो गया 48 47 अपॉन 48। तो फाइनली f of 1/7 इज़ 4847 अपॉन 3 इंटू 48, ये ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 1, जिसके अंदर केवल एक आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइप 2, ये ठीक है, हैविंग मोर देन वन वेरिएबल एंड terms without f are also available। ठीक है, try to substitute such that one argument of f has variable and other argument is constant। ठीक है, for example question, let fx satisfy f of x plus 5 बराबर fx f of x plus y बराबर fx प्लस 4yx plus y for all x comma y belonging to R। Also f of 1 is equals to 3, then find fx। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या है कि देखो एक f का टर्म दो वेरिएबल हो गए। सबसे पहले तो कंटेन मोर देन वन वेरिएबल, तो यहाँ दो वेरिएबल है x और y, ठीक है, दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, पहली बात। एंड टर्म्स विदाउट f आर ऑल्सो अवेलेबल, मतलब ये f है, ये f है, बट विदाउट f वाले टर्म्स भी हैं। तो इसमें हम ट्राई करके देखेंगे, कुछ ज़रूरी है कि हमेशा ही ऐसा हो जाए कि हम इसमें ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि जो दो f हैं, जैसे ये f है और ये f है, इन दोनों में एक जगह तो वेरिएबल रहे और दूसरी जगह कांस्टेंट आ जाए। तो ये तो खैर बहुत सिंपल है, ठीक है, ये तो खैर बहुत सिंपल है। इसमें तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस 4yx प्लस वाई, इसमें हमने क्या किया, x की जगह 0 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल y बचा रहा f ऑफ y,
ये हो गया एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स की जगह जीरो रखा तो ये जीरो हो गया, ये 4y² हो गया, ये आ गया। अच्छा, एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मेरे को तो नहीं पता है क्या है, एफ ऑफ जीरो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है, हम इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कुछ ना कुछ फाइनाइट ही होगी, ऐसा तो नहीं कि जीरो पे वैल्यू 6 भी हो गया 7 भी हो गया। अगर फंक्शन फिक्स है तो उसकी वैल्यू भी फाइनाइट होगी। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 4y² प्लस के, ये ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ठीक है, अब किसी किसी केस में क्या होगा कि के निकल आएगा, किसी केस में नहीं निकलेगा, यहाँ निकल आएगा। तो अगर देखो एफ ऑफ वाई 4y² प्लस के है, तो ऑफ कोर्स एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 4x² प्लस के। अब मेरे को ये देखना है के की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी, कोई बात नहीं। इसमें हमने क्या किया, x की जगह 1 रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि उसने f1 की वैल्यू बता रखी है। तो x की जगह 1 रखने पे ये हो जाएगा f1 बराबर 4x² 4 इंटू 1 प्लस के, दिस इम्प्लाइज 3 बराबर 4 प्लस के और k बराबर -1। सो दिस इम्प्लाइज fx कितना हो गया 4x² -1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट ना हो, ऐसा हो सकता है। वो वैसे अगर मेरे को चेक करना पड़े, जैसे यहाँ तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, मैंने तो बोला ना। या फिर अगर इसमें उसने बोला फाइंड fx और 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी है कि देयर इज़ नो सच fx, फिर तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो ऐसा तो नहीं कि जो मैंने fx निकाला वो गड़बड़ हो। ठीक है, फिर तो वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करेंगे ये, ठीक है, अब वो भी बता देते हैं, हाउ टू वेरीफाई। फंक्शनल रूल क्या है, फंक्शनल रूल क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस 4y एक्स प्लस वाई इसके बराबर है, ये रूल दे रखा है। अब मेरे को देखना है कि जो हमने निकाल के लेके आए हैं वो इस पे फिट बैठता है या नहीं बैठता। तो हम क्या निकाल के लेके आए हैं, एफ एक्स किसके बराबर है 4x² -1। इसको हम ऐसे देखेंगे कि एफ ऑफ समथिंग बराबर जो भी इसका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है उसको स्क्वायर करके 4 के साथ लिख दिया, पूरे में से 1 घटा दिया। ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको स्क्वायर किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, उस पूरे में से 1 घटा दिया। तो ये तो हम ऐसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई को स्क्वायर किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 घटा दिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये हो गया। इस रूल से एफ एक्स कितना हो गया 4x² -1 प्लस 4yx प्लस 4y²। अब ओपन किया तो ये हो जाएगा 4x² प्लस y² प्लस 2xy -1 बराबर 4x² -1 प्लस 4xy प्लस 4y², ये आएगा। तो अब देखो ये 4x² कैंसिल, 4y² कैंसिल, -1 कैंसिल, इधर से 8xy आ गया, इधर से 4xy आ गया, तो ये कुछ ऐसे आ गया 4xy बराबर 0। तो ये सही नहीं है। आइडेंटिकली सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, मतलब 0 बराबर 0 बचना चाहिए लास्ट में और कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ से ऐसा नहीं बोलेंगे x बराबर 0 y बराबर 0। उसका मतलब क्या है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, इसको सेटिस्फाई करने वाला दुनिया में कोई भी फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये जो 4x² -1 है ये फंक्शन नहीं है, ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा आगे जाके। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ऐसी हवा में क्वेश्चन लिख दिया, तो ऑफकोर्स देयर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो सही लिखा गया होगा।
इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या बोलेंगे, देयर इज नो सच एफएक्स। फाइनल आंसर हमारा ये होगा इस वाले केस में।